वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपके शेयर हमारी राय। ये कार्यक्रम आप ही के लिए बना है जहां आप अपने सवालों के जवाब पाते हैं। तो जल्दी से अपने सवाल कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिएगा। जैसे कि आप इस प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं विचार बिजनेस के यूट्यूब चैनल पे। आपके सवाल को आंसर जो है वो आज देंगे हमारे बहुत ही खास मेहमान मिस्टर रजत खंडेलवाल। ही इज हेड ऑफ रिसर्च एंड इन्वेस्टर एजुकेशन एट BNK कैपिटल ग्रुप। तो रजत, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। मैम, आपको नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार, एंड एज ऑलवेज थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। So Rachit, let's first begin with the story unfolding in the last two sessions. कल हमने एक अच्छा बाउंस बैक देखा। क्लोजिंग भी ठीक ठाक हुई थी। निफ्टी की एक्सपायरी भी थी तो सब खुश थे because everything which was being heard on the news front was positive. And one night gone, morning things have changed. Crude 120 तक जाके वापस आया, लेकिन अब एक बार फिर क्रूड को लेके बहुत समस्याएं हो रही है जिसका फॉलो आउट इम्पैक्ट हम हर एक सेक्टर पे देख रहे हैं। आप कोलगेट को आज देखिए, 7% नीचे है ये स्टॉक क्योंकि उसका इनपुट कॉस्ट जो है वो बढ़ेगा। सो ये स्टोरी जो है, इसको अगर आप समराइज करेंगे तो कैसे समराइज करेंगे, और इसका इम्पैक्ट जो है वो मार्केट में आ चुका है या फिर अभी आना बाकी? मैम देखिए, क्लियर केस इसको ना एक बहुत सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। और अजम्पशन सेज दैट यू हैव अ रेगुलर रनिंग बिजनेस और यू आर अ सैलरीड पर्सन। टिल द टाइम यू डोंट सी डिस्ट्रप्शन इन द इनकम, यू विल नेवर गो टू द बैंक एंड ब्रेक योर एफडी। जापान हैज डन दैट, G7 कर रहा है। एक और पैक्ट है जो सेम सिचुएशन पे आगे बढ़ के आज मीटिंग अपनी करेंगे और क्लियर केस कह रहे हैं कि हम भी अपने रिजर्व्स को काम में लेंगे। ऑयल रिग्स आप देखें बहुत जगह बंद हो गई हैं, और ऑयल रिग्स के लिए मैम, और ये जो पूरा का पूरा क्रूड का एक प्रोसेस चलता है, इट इज टू बी अंडरस्टूड लाइक दिस दैट वी कैन नॉट डू इट लाइक स्विच ऑन एंड ऑफ अ फैन। एक बार आप अगर किसी रिगिंग को बंद करते हैं, अगेन द क्रूड गोज इनसाइड द रॉक, बहुत प्रेशर क्रिएट करना पड़ता है। कई कई जगह आपको पूरा ड्रिलिंग सेटअप रिक्रिएट करना पड़ता है बिकॉज इट गेट्स रस्टी वेरी क्विकली। तो ये क्लियर केस हमको बता रहा है कि जो हमने $130 का एक मूवमेंट आता हुआ देखा है, उसको आप हो सकता है एक वीक या 10 दिन के लिए थोड़ा सा सबसाइड कर लें। ड्रिलिंग बंद हो रही है, और जिस तरीके से ये पूरी सिचुएशन बनती हुई दिख रही है, थिंग्स आर बिकमिंग स्केरी। यस, क्रूड का हमने एक दिन मूवमेंट देख लिया एंड दैट वाज वेरी स्केरी फॉर अस टू अंडरस्टैंड। आप देखिए, एक एसेट क्लास एक दिन में 30% मूव करता है। गिवन अ चांस अगर हम इक्विटी मार्केट्स में ऐसा कोई मोमेंटम देख लें, वील गेट स्केर्ड। बट हाँ, क्रूड में ये हो रहा है एंड इसको हम बहुत ज्यादा लाइटली नहीं ले सकते हैं। इसके इम्पैक्ट गोइंग फॉरवर्ड हमको देखने को मिलेंगे। और अप टिल से 4 डेज बैक यूएस की तरफ से स्टेटमेंट आ रहा था, हमको लग रहा था पूरा वॉर यूएस और इजराइल के कंट्रोल में। थिंग्स आर चेंजिंग, ईरान इज बिकमिंग वेरी एग्रेसिव। और मार्केट्स में लाइक हम पूरे टाइम बोल रहे हैं, अभी भी वापस बोलेंगे, एग्रेसिव नहीं होना है। सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स अगर करने हैं तो स्टैगर्ड मैनर में करने हैं। फर्दर डाउनसाइड मूव देखने को मिलेगा। मैं ये नहीं कहूंगा इकोनॉमी खत्म हो रही है, बट हाँ, पेन पॉइंट अब बढ़ रहे हैं और नए नए जो प्रॉब्लम्स हैं क्रूड रिलेटेड, मेड बी द इंडस्ट्रीज, मेड बी द एनर्जी क्राइसिस, ये अभी हमें देखने को मिलेंगी। और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इस साल के फोर्थ क्वार्टर नंबर्स में इंप्रूवमेंट, वो भी एक प्रॉब्लम आता हुआ दिखेगा। इसके साथ साथ मैम, कमेंट्री लंबी हो जाती है बट 15 सेकेंड और मैं ले लेता हूँ। क्रूड की प्रॉब्लम से हम एक और बड़ी प्रॉब्लम को हिट करने वाले हैं, दैट विल बी द चिपसेट प्रॉब्लम। चिपसेट प्रॉब्लम इसलिए होगी बिकॉज हीलियम एंड नेचुरल गैस दैट वी रिक्वायर, इट कम्स फ्रॉम कतर। ताइवान ऑलरेडी 24 वीक्स बैकलॉग पे चल रहा था अपने चिपसेट मैन्युफैक्चरिंग के लिए। दे आर नाउ कमिंग आउट विद द रिपोर्ट्स दैट इट माइट इंक्रीज टू 36 और 48 वीक्स, which can be painful. Not to forget 2020-21 में जो हमने चिपसेट क्राइसिस देखी थी, जिससे पूरा ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, पूरा हमारा जो कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस है, हमारे लैपटॉप्स, कंप्यूटर, मोबाइल फोन, एवरीथिंग एवरीथिंग वाज गेटिंग इन ट्रबल। वो अभी और होता हुआ दिख सकता है। उसके लिए भी मेंटली हम थोड़े से प्रिपेयर्ड रहें तो सही रहेगा। बिल्कुल, एनर्जी स्पेस इज इन एक्शन। कभी ऊपर कभी नीचे, आज तो ऊपर ही है। ATGL आप 17%, गुजरात गैस आप 6%, GSPL आप 5%, IGL आप nearly 4%, ऑयल इंडिया, JP पावर, आर पावर। एक तो दो एक तो ऑयल का स्कैर्सिटी, सप्लाई कंस्ट्रेंट्स, और दूसरा आपका एल नीनो, मानसून में बिलो एवरेज होने की संभावना ज्यादा है। तो इसके चलते हुए एनर्जी और पावर की कंजम्पशन बढ़ने वाली है, इसलिए आपके स्टॉक्स भी जो है थोड़ा बहुत बेहतर कर रहे हैं। और ये स्टोरीज अब बोलते रहेंगे तो फिर कॉलर के
कॉलर्स के हम क्वेश्चन नहीं ले पाएंगे, so let's start with the questions first क्योंकि लाइन बहुत लंबी है। संतराज यादव जी का पहला सवाल है, नमस्कार सर, रोटो पंप किस लेवल पे बाय करें, स्टॉप लॉस टारगेट क्या होना चाहिए, प्लीज बता दीजिए। आज तो पंप्स को लेके काफी अच्छा एक उथल पुथल देखने को मिल रही है बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट्स पॉलिसी। इसका एक इम्पैक्ट हम सारे ही वाटर और पंप स्टॉक्स पर देखने को मिल रहे हैं। जल जीवन मिशन जो है सरकार का, उसमें जो देखिए मैम, रोटो रोटो पंप्स की अगर हम बात करें तो क्लियर केस है, ये एक हमने मूवमेंट देखा है। आज वॉल्यूम पार्टिसिपेशन भी है, बट नॉट टू फॉरगेट मैम, कहीं ना कहीं अभी जो हमारे फर्टिलाइजर सप्लाई की प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है, वो आने वाले टाइम में एक डैम्पनर बन सकती है। तो कॉशियस अप्रोच के साथ करेंगे, मतलब ऑफ कोर्स द न्यूज इज पॉजिटिव। इन लेवल्स पे अगर आप पोजीशन बनाना चाह रहे हैं, एक बार बना सकते हैं, मगर नॉट टू फॉरगेट 50 डे मूविंग एवरेज जो इसका 60 रुपए है, उससे 2 रुपए नीचे 58 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ आप इस पोजीशन को अप्रोच करिए। 68 और 70 टारगेट्स होगा। बार बार मैं एक चीज बोलूंगा, स्टॉप लॉस प्लीज लगा के रखिए, क्योंकि सारी न्यूज सबसाइड हो जाएगी अगर वॉर प्रॉब्लम्स और बढ़ती हैं तो। करेक्ट। ओम शिव का सवाल है, वो पूछते हैं, आई हैव 2 क्वेश्चंस। 1, बिरला सन लाइफ एएमसी बाइंग प्राइस लेवल क्या होना चाहिए, टारगेट फॉर शॉर्ट टर्म। एंड 2 क्वेश्चन कहाँ पे, आपने तो एक ही सवाल दिया है। सो बिरला सन लाइफ एएमसी बाइंग प्राइस क्या होना चाहिए और टारगेट्स क्या होने चाहिए शॉर्ट टू मीडियम टर्म। मैम प्रॉब्लम एक ही आती है कि क्लियर केस ना, मार्केट मोमेंटम पकड़ रहा है अलग अलग सेक्टर्स में। अब जैसे एएमसी स्टॉक की हम बात कर लें, एएमसी में डेफिनेटली एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिला है। इन लेवल्स पे एंट्री नहीं एडवाइज कर पाएंगे, क्योंकि यस एएमसी स्पेस अभी फंक्शन कर रहा है, मगर अगर ये वॉर कंटिन्यू होता है, मार्केट ऐसे ही अंडर परफॉर्म करता है, तो एएमसी में भी आप प्रॉब्लम्स आते हुए देखेंगे, ड्राई अप होता हुआ दिखेगा। ब्लैकस्टोन का भी एक स्टेटमेंट आया था जो कि बहुत ज्यादा न्यूज कवरेज में नहीं आया, वो रिडम्पशन रोकने की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं कहूंगा सेफ नेट के साथ बैठें, इसको कूल ऑफ करने दें, और कहीं भी आपको लोअर लेवल्स पे मिले, अभी 1000 लेवल्स पे चल रहा है, 872 ये होगा वो लेवल जहां पे आपको एक क्लियर केस बाइंग इंटरेस्ट अपना रजिस्टर कर लेना चाहिए। 872 पे बाय करेंगे, 794 का स्टॉप लॉस होगा। और टारगेट्स की बात करें तो सबसे पहले होगा 924, और 924 के बाद 988। ये मैंने आपको जो पूरा एक ट्रेड बताया है, इसको अनवाइंड, इसको पूरा प्ले करने में आपको 1 क्वार्टर का टाइम लग सकता है। इन लेवल्स पे एंट्री एडवाइजेबल नहीं। एक और क्वेश्चन जो है उनका, उन्होंने सेपरेटली भेजा है। आरईसी लिमिटेड 380 है, 380 पे खरीदारी की है, और आरवीएनएल उनके पास है जो उन्होंने 340 पे लिया है। इनमें कब तक एक एट पार या प्रॉफिट देने की उम्मीद हम रख सकते हैं एज पर टेक्निकल्स ऑफ चार्ट्स शॉर्ट टू मीडियम टर्म। देखिए मीडियम टर्म तो दोनों ही स्टॉक्स आपको होल्ड करने पड़ेंगे, और बजट में जो पीएफसी आरईसी का एक मर्जर की बात हुई थी, उसके बाद एक मोमेंटम हमने देखा भी था, बट वो बहुत शॉर्ट लिव्ड रहा। अभी मैं आरईसी के लिए आपको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा, फॉर द टाइम बीइंग आप कुछ भी ना करें इसमें। ये अभी एक बेयर ट्रेंड में ही है, 339 लेवल्स पे चल रहा है, कहीं ना कहीं सपोर्ट लेगा 272 लेवल्स पे, क्योंकि आपने हायर लेवल पे ले रखा है। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो किसी भी एक बाउंस में आपको 354 ऑड लेवल्स तक एक बार मोमेंटम मिले, आप एग्जिट करें। अगर आप वो नहीं करना चाह रहे हैं और आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं, तो 272 लेवल्स पे एवरेज करके फिर थोड़ा सा वेट करें। 354 लेवल्स आए तो जो आपने नीचे एवरेज किया है उससे एग्जिट लेंगे। इससे आपका जो बाइंग प्राइस है वो लोअर लेवल पे आएगा। वॉर सबसाइड हो, इकोनॉमी नॉर्मलाइज हो जाए, फिर 380 के लेवल्स मिलेंगे। और टाइमलाइन की बात करें, 2 से 3 क्वार्टर का टाइम आपको लगेगा ही लगेगा। आरवीएनएल के लिए देखिए, पूरा मंथ ऑफ फेब्रुवरी हमने अच्छे ऑर्डर्स देखे हैं जो आरबीएल को मिले हैं, परफॉर्मेंस भी आरबीएल दिखा रहा था, बट पेन पॉइंट सारी जगह है, तो इसमें भी आपको अभी देखने को मिल रहा है। यहां पे अभी कोई सेंस ऑफ रिवाइवल नहीं देखने को मिल रहा है। जैसे ही चीजें सबसाइड होंगी, पहले 316 और फिर 340 का मूवमेंट ये दिखाएगा। और लुकिंग एट द करंट सिचुएशन में यहाँ पे आपको एवरेज करने के लिए नहीं बोलूंगा, आप हायर लेवल पे एग्जिट ही करने की सोचें, वो बेटर रहेगा। ओके अगला सवाल जो है वो सुबू जी का है। सुबू जी पूछते हैं एमएनएम फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। 387 पे उनकी खरीद है। दूसरा उनके पास मोरेपन लैब है जो उन्होंने 45 रुपीज 86 पैसा पे खरीदा है। 1 महीने से 1 साल का वो
आई मीन दिस इज टू ब्रॉड अ व्यू, 1 महीने का भी व्यू चाहिए और 1 साल का भी व्यू चाहिए। देखिए, एमएनएम फाइनेंस और पूरे फाइनेंशियल सेक्टर के लिए मैं आपको बोलूंगा अभी एक्सट्रीम पेन पॉइंट हम देखने वाले हैं। मैम, आपके शो के माध्यम से भी हमने दर्शकों को अवगत कराया था 61,000 बैंक निफ्टी जब चल रही थी कि आपको एक्सट्रीम पेन पॉइंट दिखने वाला है। वापस हम बोलेंगे फाइनेंशियल सेक्टर पूरा एक्सट्रीम पेन पॉइंट लेगा, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं कि इंडस्ट्रीज में डिस्टॉर्शन होगा, इंडस्ट्री में डिस्टॉर्शन होगा, क्रूड बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, आरबीआई की तरफ से टाइटनिंग आएगी, और जो प्रॉब्लमैटिक इंडस्ट्रीज हैं वहां पे आपको लोन डिफॉल्ट भी देखने को मिलेंगे और लोन्स थोड़े से डिलेड पेमेंट्स भी दिखेंगे। तो फाइनेंशियल सेक्टर अच्छा नहीं लग रहा है। एमएनएम फाइनेंशियल के लिए मैं आपको बोलूंगा यू फॉर्चुनेट, अभी अच्छे लेवल पे चल रहा है। कहीं भी आपको एग्जिट मिले 368 से लेकर 386, चाहे तो एक बार एग्जिट करिएगा। ये स्पेस थोड़ा सा प्रॉब्लम में लग रहा है। आई एम सो सॉरी मैम, एमएनएम फाइनेंस के बाद इन्होंने कौन सा शेयर बोला था? मॉर्फिन लैब्स। मॉर्फिन लैब्स? नहीं, ये तो बिल्कुल भी अच्छा स्टॉक नहीं है। और अगर आप थोड़ा सा भी मुझे फॉलो कर रहे हैं, कंटिन्यूसली आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट इट। जब ये हायर लेवल्स पे था अराउंड 64 65, तब भी एग्जिट बोला था। रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा नहीं है। रिजल्ट्स आप देखेंगे, अदर इनकम का पोर्शन बहुत बड़ा है, और कहीं पीई मल्टीपल्स भी बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हैं। एक इसने मूवमेंट जरूर दिखाया था फरवरी के मंथ में अराउंड 46 लेवल्स, वापस दिखाता है तो प्लीज एग्जिट करिए। फंडामेंटली द कंपनी इज नॉट गुड। ओके, अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल गनु जी का है। वो पूछते हैं ओएनजीसी के बारे में। 284 क्यों नहीं बढ़ रहा? 284 पे इनकी खरीद है, कह रहे क्यों नहीं बढ़ रहा? क्या व्यू है हिंदुस्तान जिंक पे जो उनका बाई प्राइस है 617? क्या पारस डिफेंस करंट लेवल पर बाय कर सकते हैं? इतने सारे सवाल आपने एक मैसेज में कर दिए। क्या सही बाय प्राइस लेवल है एट टारगेट्स? क्या एमटार या सोलार इंडस्ट्रीज बेटर रहेंगे? तो इट्स अ मिक्स ऑफ स्टॉक्स। पहले हम ओएनजीसी पे बात करते हैं। 284 की खरीद है, क्यों नहीं बढ़ रहा? देखिए, ओएनजीसी को हम ऐसे समझें कि क्रूड के मूवमेंट से ओएनजीसी में आपने मूवमेंट देखा था, और इसमें एक ओवरहैंग जरूर आपको देखने को मिलेगा। आपको 288 लेवल्स में आपने ले रखा है, उन लेवल्स के आसपास आपको देखने को मिले, एक बार एग्जिट करिएगा। और इसके पीछे मैं आपको कारण बता दूं, जैसे ही 92 94 डॉलर्स के ऊपर आप ओएनजीसी को ट्रेड होते हुए दिखेंगे, सॉरी क्रूड को ट्रेड होते हुए दिखेंगे, एक जो पेन पॉइंट जरूर आ सकता है, हिस्टोरिकली भी हमने देखा है, गवर्नमेंट की तरफ से विंडफॉल टैक्स आ सकता है, जो कि इन सारी अपस्ट्रीम कंपनीज के ऊपर लग सकता है, और वो बहुत बड़ा मूड डैम्पनर होगा। जो मार्जिन्स हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो मार्जिन्स कहीं ना कहीं क्रश होंगे इस विंडफॉल टैक्स के कारण। बहुत ज्यादा एग्रेसिव अभी लॉन्ग पोजीशन नहीं इसमें रखनी चाहिए। और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप इसको कैरी फॉरवर्ड ट्रेड की तरह रखेंगे, हाई लेवल्स पे अभी आप नहीं निकलना चाह रहे हैं, तो मैं आपको एक चीज जरूर सुझाना चाहूंगा, 262 के स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन रखिएगा। और अगर आपको सही लगे ये बात, तो एग्जिट हाई लेवल पे जरूर कर लीजिएगा। हिंदुस्तान जिंक देखें, अभी आप एक रेंज में चल रहा है। अपर एंड जो है रेंज का, वो कहीं ना कहीं 624 लेवल्स पे है, और लोअर एंड की अगर हम बात करें तो लोअर एंड कहीं ना कहीं 568 है। अभी ये रेंज ब्रेकआउट करता हुआ नहीं दिख रहा है। आप इस रेंज को प्ले करें, और बीइंग एट अ सेफर साइड इसमें पोजीशन थोड़ी सी हल्की रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे जियोपॉलिटिकल चीजें एक साथ इन्वॉल्व है। पारस डिफेंस अच्छा लग रहा है, बट थोड़ा सा एक अपमूव के बाद करेक्ट करे तो थोड़ा बेटर हो जाएगा। कहीं भी आपको 666 से 672 की रेंज में दिखे, एंड ओनली इफ यू हैव मीडियम टू लॉन्ग टर्म टाइम होराइजन विद यू, तो इन्वेस्ट करिएगा। डिफेंस में ये एक अच्छा स्पेस है, अच्छा स्टॉक है, बट टाइम होराइजन लंबा मांगता है ये। एमटा टेक्नोलॉजीज आप देखें जिस तरीके से पोजिशनड है, बहुत ज्यादा चल गया है, बहुत एक्सट्रीम चल गया है। 15.2 टाइम्स प्राइस टू बुक वैल्यू हो गया है। अगर पी मल्टीपल्स देखेंगे 165 हो गया है। पूरे डिफेंस स्पेस में इतना पी मल्टीपल कोई नहीं कमांड कर रहा। और ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इस रनअप के बाद अब इसके करेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। यहां पे बिल्कुल भी मैं आपको एंट्री के लिए नहीं बोलूंगा। आप अगर इसमें एंट्री करना चाहते हैं, इसकी भी रेंज बहुत बड़ी है एंट्री की, बिकॉज इतना रनअप किया है। एंट्री आपको स्टार्ट करनी चाहिए कहीं ना कहीं जब 3080 लेवल्स पे आए वहां पे, और 3080 लेवल से इतना बफर रखिएगा कि हर 100 रुपए के डाउनफॉल में आप अपनी पोजीशन ऐड करें, और 2440 तक पोजीशन अपनी कंटिन्यूड ऐड रखिएगा, जिससे आपको एक बाइंग एवरेज अच्छा मिल जाए।
ओके, अरुण कुमार का सवाल है, वो पूछते हैं स्विगी के बारे में।